आपने बर्फ को पानी में पिघलते हुए और फिर पानी को जल वाष्प में वाष्पीकृत होते हुए देखा होगा। पदार्थ अपनी अवस्था यानी स्टेट बदल सकते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनमें क्या बदलाव आते हैं। जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के कणों का क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है। तो शुरू करने के लिए हमारे पास एक बीकर है जिसमें कुछ बर्फ है और इसमें एक थर्मोमीटर भी है और हम इस बर्फ के टुकड़े को गर्म करना शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे ये गर्म होगा थर्मोमीटर में आप देखेंगे कि तापमान बढ़ रहा है और ये एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगा। तो इस बिंदु में क्या खास बात है, तो जब बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाती है तो ये वही बिंदु है। अब हम इसे जूम इन करते हैं, इस कण को जूम इन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास शुरू में बर्फ है और हमारे पास ये सभी बर्फ के कण भी है। हमारे पास बहुत सारे बर्फ के कण होंगे क्योंकि ये एक ठोस है, एक सॉलिड है और ये कसकर बंधे होंगे, ये एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, बहुत पास होंगे। बर्फ के ये सभी कण शुरू में कंपन कर रहे होते हैं, शुरू में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वे अपनी जगह पर ही कंपन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऊष्मा यानी हीट देते हैं तो ये उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि वे तेजी से कंपन करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो अपनी जगह पर ही और तेजी से कंपन करेंगे। और जैसे जैसे आप ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये कण अपने बीच में लग रहे आकर्षण बल से पार पा लेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका कंपन इतना तेज होगा कि इनके बीच में जो आकर्षण के बल है वो उन्हें साथ में नहीं रख पाएंगे और परिणाम स्वरूप वे अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लग जाएंगे। तभी ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। तो अब जैसा हमने कहा कि इस बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा। तो हो क्या रहा है, बर्फ पानी में बदलना शुरू हो गई है, तापमान 0 पर ही बना हुआ है। अब हम उसको और ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर तक तापमान नहीं बदलेगा और तब तक जब तक कि सारी बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगी तापमान नहीं बढ़ेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा। इसी तापमान को हम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक वो न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। यदि गलनांक अधिक है, मान लीजिए किसी पदार्थ के लिए गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि उसके कणों के बीच आकर्षण का बल काफी अधिक मजबूत है। इसलिए इस आकर्षण बल से पार पाना थोड़ा अधिक मुश्किल है, इसमें अधिक ऊर्जा लगेगी। लेकिन बर्फ के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब बर्फ पानी में बदलना शुरू होती है, भले ही आप ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तापमान 0 डिग्री पर ही बना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए, पानी में बदल ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जो भी अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उस ऊर्जा का उपयोग इन आकर्षण बलों से पार पाने में हो रहा है। जब इन कणों में लग रहा आकर्षण का बल काफी हद तक कम हो जाएगा, एक सीमा तक कम हो जाएगा, जब वे थोड़ा स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे तब फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हम द्रव अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब जब आप इसे गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ेगा और एक ऐसा बिंदु आएगा जब पानी उबलना शुरू कर देगा, बॉयल होना शुरू कर देगा। और उबलना एक समष्टि गुण है, यानी एक बल्क फिनोमेना है, जिसका अर्थ है कि ये द्रव के पूरे आयतन में होता है। पानी उबलना शुरू कर देता है, पानी विशेष रूप से 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे ही हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और क्वथनांक वो न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ द्रव, वाष्प या गैस में बदल जाता है। फिर से जब आप द्रव को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान कर रहे होंगे तो जो कण पहले ही स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं वे उच्च गतिज ऊर्जा के साथ घूमना शुरू कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
वे द्रव के कणों के बीच मौजूद आकर्षण बल से पार पा लेंगे। आकर्षण बलों से पार पाकर द्रव के कण उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और घूमने लगेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही कणों का ये जो वितरण है उसमें परिवर्तन होता है, वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें चेंजेस आते हैं, तो वही पदार्थ की अवस्था में परिलक्षित होता है। जब कणों के बीच आकर्षण बल थोड़े कम होने लगते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तब वे द्रव में बदल जाते हैं। और अगर हम और अधिक ऊष्मा प्रदान करें तो कण और अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे और गैस में बदल जाएंगे। उनके बीच का ये जो आकर्षण बल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए तापमान बढ़ने पर आप किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव और फिर गैस में बदल सकते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह से तापमान में परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन आता है। अब हम दाब यानी प्रेशर की बात करेंगे। अब चलिए इस पिस्टन में गैस लेते हैं। अब देखते हैं कि दाब अवस्था परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। तो हमारे पास इस प्रणाली में एक गैस है, ये एक पिस्टन है। हम ये करेंगे कि हम इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कम करेंगे। तो हम पिस्टन को नीचे धकेलेंगे और जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे धकेलते हैं हम देखते हैं कि कण एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि पात्र में आयतन कम होता जा रहा है। और फिर एक बिंदु के बाद जब वो एक दूसरे के काफी पास आ जाएंगे तो गैस द्रव में बदल जाएगी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर तापमान को आपको कम रखना होगा। तो यहाँ जब हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देंगे और इनके बीच एक अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगा। वे एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। तो दाब बढ़ने का भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। इसका एक उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिर से लाया जाता है तो वो गैस में बदल जाती है। तो दाब बढ़ने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है और गैसें ठोस बन सकती है। और जब आप दाब कम करते हैं तो विपरीत होगा, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस में बदल जाएगी। तो इस तरह से तापमान और दाब दोनों को ही बदलकर हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं।